अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था T1, T2, T3, T4 स्पाइनल सेगमेंट से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी प्री गैंग्लियनिक फाइबर निकलते हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलते हैं। हमने सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया की बात की थी, इंफीरियर सर्विकल गैंग्लिया की बात की थी और मिडल सर्विकल गैंग्लिया की बात की थी, राइट। आज हम बात करेंगे स्पाइनल सेगमेंट 5, T5, T6, T7, T8, T9, राइट। सबसे पहले अगर हम देखें, सो दिस इज द कट सेक्शन ऑफ स्पाइनल सेगमेंट। दिस इज लेटरल ग्रे हॉर्न। यहाँ पे होती है सेल बॉडी ऑफ सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन। यहाँ से निकलते हैं सिंपैथेटिक फाइबर, राइट। एंटीरियर रूट में आते हैं। एंटीरियर रूट में आने के बाद ये आते हैं स्पाइनल नर्व में। स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बनते हैं। स्पाइनल नर्व प्रॉपर में आने के बाद ये इंटर होते हैं वाइट रेमस कम्युनिकेंस में। वाइट रेमस कम्युनिकेंस में जब ये एंटर होते हैं तो यहाँ कुछ फाइबर विदाउट स्नैप्सिंग के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, अबव गैंग्लिया, और कुछ जो है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं एज ए डिसेंडिंग फाइबर, और कुछ जो है वो इसी पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में स्नैप्स करते हैं, और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो हैं वो ग्रे रेमस के जरिए एंटर होते हैं। उनमें से कुछ डोर्सल रेमस की तरफ चले जाते हैं और कुछ वेंट्रल रेमस की तरफ चले जाते हैं, राइट। एक तरह के फाइबर, दो तरह के फाइबर, तीन तरह के फाइबर, और कुछ जो हैं वो यहाँ पे सिनैप्स किए बगैर पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया से प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया में आते हैं, और प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया में आके साइनेप्स करते हैं और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर देते हैं, राइट। सो आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिन फाइबर्स की, वो हैं ये वाले, फोर्थ नंबर वाले, राइट, जो पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में सिनैप्स नहीं करते बल्कि डायरेक्ट एज ए प्री गैंग्लियनिक फाइबर आते हैं, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में आके सिनैप्स करते हैं, राइट। सो सबसे पहले अगर हम देखें, दिस इज T5, राइट। अब यहाँ से T5 से दिस इज द लेटरल हॉर्न। लेटरल हॉर्न से निकलते हैं सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन, आए एंटीरियर रूट में। एंटीरियर रूट के बाद स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बने। स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बनने के बाद वो आए वाइट रेमस कम्युनिकेंस में। वाइट रेमस कम्युनिकेंस के जरिए वो एंटर हुए पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में। पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में अब इन्होंने साइनैप नहीं किया, ये विदाउट स्नैप्सिंग के चले गए ऐसे, राइट। अब ये T5 और इसी तरह ये T6 है एंटीरियर रूट, स्पाइनल नर्व प्रॉपर। स्पाइनल नर्व प्रॉपर के बाद वाइट रेमस। वाइट रेमस के बाद इन्होंने भी यहाँ पे सिनैप्स नहीं किया पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में, और इसी तरह T7 इंटीरियर रूट, स्पाइनल नर्व प्रॉपर, वाइट रेमस कम्युनिकेंस, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में, और यहाँ पे इन्होंने भी सिनैप्स नहीं किया। और इसी तरह T8, राइट, इंटीरियर रूट में आए। इंटीरियर रूट के आने के बाद स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बने। स्पाइनल नर्व प्रॉपर के पार्ट बनने के बाद ये आए वाइट रेमस कम्युनिकेंस में। वाइट रेमस कम्युनिकेंस से ये गए पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में। पैरावर्टिब्रल से ये गए ऐसे विदाउट स्नैप्सिंग के, और उसके बाद ये आए T9 से इंटीरियर रूट। इंटीरियर रूट के बाद स्पाइनल नर्व प्रॉपर का पार्ट बने। स्पाइनल नर्व प्रॉपर से वाइट रेमस कम्युनिकेंस में। अब वाइट रेमस कम्युनिकेंस से पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में आए। पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में ये विदाउट स्नैप्सिंग के ये सारे के सारे फाइबर यानी T5, T6, T7, T8, T9 ये फाइबर मिलके एक नर्व बनाते हैं। इस नर्व को हम कहते हैं ग्रेटर सप्लांकनिक nerve. Is it difficult to remember? So this nerve is called greater सप्लांकनिक nerve, right? अब ग्रेटर सप्लांकनिक nerve जो है ये जाती है इस प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया में. दिस प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया इज कॉल्ड सीलियक गैंग्लिया, right? So this is celiac ganglion, सीलियक गैंग्लिया. अब सीलियक गैंग्लिया में ये कौन सी नर्व बनी?
This is called greater subclavicular nerve. ग्रेटर सबक्लाविकुलर नर्व के फाइबर कहाँ कहाँ से आए? कुछ फाइबर जो है आए वो T5 से, कुछ T6 से, T7, T8, T9, इन सब के मिलने से ये जो नर्व बनी है, now this nerve is called greater subclavicular nerve. This is called greater subclavicular nerve, GSN, right? ग्रेटर सबक्लाविकुलर नर्व. अब ग्रेटर सबक्लाविकुलर नर्व जब ये बन गई तो इसने ये गई पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में यानी सीलियक गैंग्लिया में. यहाँ पे इसने साइनैप किया एंड अदर यहाँ से फाइबर निकले. नाउ these fibers are called post ganglionic fiber. These fibers are called pre-ganglionic fiber, right? And now these fibers are called post ganglionic fiber. अब ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर हैं ये क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं हमारे पास स्टमक को. ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो हैं ये सप्लाई करते हैं एडिपोसाइट्स को. ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो हैं ये सप्लाई करते हैं लिवर को. ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो हैं ये सप्लाई करते हैं पेंक्रियास को. इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? अब और उसके बाद यहाँ पे ये जो सबक्लाविकुलर नर्व बनी है ये बनी है T5, दिस इज T5, T6, T7, T8, T9 के फाइबर मिलके बनाते हैं. दिस वन इज कॉल्ड ग्रेटर सबक्लाविकुलर नर्व. अब ग्रेटर सबक्लाविकुलर नर्व से वो तो गई प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में, राइट, सीलियक गैंग्लिया में. लेकिन यहाँ से एक इसकी ब्रांच निकलती है जो कि आती है, अगर मैं इसको इस पेंसिल से लिखूं, सो इस ग्रेटर सबक्लाविकुलर नर्व से एक ब्रांच निकली और वो आके सप्लाई करती है इधर एड्रीनल मेडुला में, राइट. एड्रीनल मेडुला में भी आके ये एज ए प्री गैंग्लियनिक फाइबर है. सो एड्रीनल मेडुला में निकोटिनिक रिसेप्टर, ये एड्रीनल मेडुला में क्या रिलीज करती है एज ए प्री गैंग्लियनिक फाइबर. हमने देखा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक फाइबर ऑलवेज रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन, राइट. अब ये एज ए प्री गैंग्लियनिक फाइबर आए ग्रेटर सबक्लाविकुलर नर्व की ब्रांच, और इन्होंने आके एड्रीनल मेडुला में सप्लाई किया क्रोमोफिन सेल्स को जिनके ऊपर रिसेप्टर होता है निकोटिनिक रिसेप्टर. और इससे क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है नोर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन, राइट. सो यहाँ से हमारे पास जो रिलीज हुआ वो है नोर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन, राइट. अब ये जो नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन है ये ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है और पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, जहाँ जहाँ पे एपिनेफ्रीन एक्ट करता है वहाँ वहाँ पे नोर एपिनेफ्रीन भी एक्ट करता है. क्लियर जी? अब उसके बाद एक ब्रांच तो चलेगी, यानी इसमें से कुछ फाइबर आए एड्रीनल मेडुला की तरफ, क्रोमोफिन सेल्स में निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट किया जिससे नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन रिलीज हुआ. दूसरे नंबर पे यहाँ से एक अनदर ब्रांच निकलती है जो कि इसी ग्रेटर सबक्लाविकुलर के कुछ फाइबर जो हैं वो आते हैं इस गैंग्लिया में. इस गैंग्लिया में आके वो साइनैप करते हैं. नाउ दिस गैंग्लिया इज कॉल्ड सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया, राइट. दिस गैंग्लिया इज कॉल्ड superior
मेसेंटेरिक गैंग्लिया, राइट। अब यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं वो निकलते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं वो सप्लाई करते हैं, दीज आर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये सप्लाई करते हैं ड्यूडेनम को, राइट। उसके बाद ट्रांसवर्स कैलोन को, और उसके बाद ये वाले फाइबर ही सप्लाई करते हैं ड्यूडेनम को और इलियम को, राइट। और उसके बाद ना सिर्फ ये स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करते हैं बल्कि यहाँ पे सीकम को भी सप्लाई करते हैं, राइट। अब हमने देख लिया कि T5, T6, T7, T8, T9 से फाइबर निकले, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आए और उन्होंने मिल के एक नर्व बनाई जिसको हम कहते हैं ग्रेटर सप्लांक्निक नर्व। ग्रेटर सप्लांक्निक नर्व जो है वो गई सीलियक गैंग्लिया में और यहाँ पे साइनेप्स किया। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकले जिन्होंने सप्लाई किया स्टमक को, लिवर को, पेंक्रियाज को, एडिपोसाइट्स को। और उसके बाद कुछ फाइबर जो हैं वो तो चले गए थे सीलियक गैंग्लिया में और कुछ फाइबर जो हैं वो सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया में आए और सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया में आके उन्होंने सिनेप्स किया और उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकले। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ने सप्लाई किया ड्यूडेनम को, ट्रांसवर्स कैलोन को, यानी ड्यूडेनम को, ड्यूडेनम को, इलियम को, सीकम को और उसके बाद ट्रांसवर्स कैलोन को, राइट। और उसके बाद कुछ फाइबर यानी वो बगैर किसी के यहाँ स्नैप्स किए एज ए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आए और उन्होंने आके एड्रीनल मेडल्ला में क्रोमोफिन सेल के ऊपर निकोटीनिक रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइलकोलिन रिलीज किया जिससे यहाँ से नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज हुआ जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में रन करेगा और जहाँ जहाँ पे रिसेप्टर होंगे, सिंपैथेटिक रिसेप्टर होंगे वहाँ पे एक्ट करेगा, राइट। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ग्रेटर सप्लांक्निक नर्व के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के कैसे कैसे किस किस ऑर्गन को सप्लाई करती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि किस ऑर्गन पे किस तरह का इफेक्ट होता है, राइट। अब सबसे पहले अगर हम स्टमक की बात करें, जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं यानी फाइट एंड फ्लाइट मोड में, तो हमारे पास ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं स्टमक के, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, वो इनहिबिट हो जाते हैं जिससे पेरिस्टालसिस लो हो जाती है, राइट। सो लेस पेरिस्टालसिस, लेस पेरिस्टालसिस। अब ये लेस पेरिस्टालसिस कैसे होती है? यहाँ पे हमारे पास होते हैं मसल्स, these muscles are called longitudinal muscles of stomach। और ये जो मसल्स होते हैं ना स्मूथ मसल, ये इसोफेगस के ऊपर भी होते हैं और ये हमारे पास इसके ऊपर स्टमक के ऊपर भी होते हैं, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर भी होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के अराउंड भी होते हैं। कौन से मसल? लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या होते हैं? ये इनहिबिट होते हैं, राइट। अब जब ये इनहिबिट होंगे तो पेरिस्टालसिस जो है यानी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। जब ये मसल्स इनहिबिट होंगे तो पेरिस्टालसिस जो है वो स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि डाइजेशन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो वर्क करेगा, राइट। क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट में हमें ये हमारे लिए नेसेसरी ज़रूरी नहीं है कि हम उसको डाइजेशन करें खाने को, उस वक्त हमें जा एक्ट करना है जा भागना होता है, राइट। सो पेरिस्टालसिस कम होगी ड्यू टू स्मूथ मसल्स। इनके ऊपर कौन से रिसेप्टर होंगे? बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, राइट। अब बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे जो होंगे
लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स, उसके ऊपर भी बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में होंगे उसके ऊपर भी बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे। तो जहाँ जहाँ बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा हमारे जीआईटी में, तो वहाँ वहाँ क्या होगी, लेस पेरिस्टालसिस होगी। क्लियर। और उसके बाद एक तो लेस पेरिस्टालसिस होगी, दूसरे नंबर पे यहाँ पे सिक्रीशन, जो यहाँ पे एसिड की सिक्रीशन, एंजाइम्स की सिक्रीशन होती है, वो लेस हो जाएगी, राइट। सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, लेस सिक्रीशन, लेस सिक्रीशन और लेस अब्जॉर्प्शन। व्हाट डज इट मीन? सिक्रीशन, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है रिलीज, स्टमक के सेल्स HCl रिलीज करते हैं, और यहाँ पे इंजाइम्स पेप्सिनोजिन, सीनोजिन और एन अदर एंजाइम्स। अब यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो हमारे पास ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, अल्फा 2 रिसेप्टर, वो क्या करता है, वो ये हमारे पास यहाँ एज ए प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या रिलीज किया था इसने, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन, और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर क्या रिलीज करते हैं, एपिनेफ्रीन, राइट। जब एपिनेफ्रीन एक्ट करेगा यहाँ पे स्टमक के सेल पे, तो वो इस HCl की सिक्रीशन को कम कर देगा, और एंजाइम्स की, पेप्सिनोजिन लाइक एंजाइम्स की सिक्रीशन को कम कर देगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है हमारे पास स्टमक को, ब्लड सप्लाई जो होती है, इस वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो भी कॉन्टैक्ट हो जाते हैं ड्यू टू एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन। अब यहाँ पे जब ये कॉन्टैक्ट होंगी तो लेस ब्लड आएगा, लेस ब्लड आएगा तो अब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ब्लड वेसल जो कंस्ट्रिक्ट करती हैं वो किसकी वजह से, कौन से रिसेप्टर होते हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, वो होते हैं अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? और यहाँ पे जो स्फिंक्टर्स होते हैं हमारे पास, स्फिंक्टर मसल्स, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। और स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर होगा, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जब स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लाइक दिस इज another sphincter called pyloric sphincter, right? पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट। यहाँ पे भी जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के स्मूथ मसल्स होंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, उसके ऊपर भी कौन सा रिसेप्टर होगा, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जब ये स्फिंक्टर कॉन्टैक्ट होगा तो यहाँ से स्लो हो जाएगी हमारे पास, एक तो मूवमेंट स्लो हुई है पेरिस्टालसिस की वजह से, दूसरा पे यहाँ पे जो काइम वगैरह है जो पेरिस्टालसिस की मदद से वो रुक जाएगा और स्लो हो जाएगा, राइट। अब यहाँ तक तो हमें सेम, यहाँ पे हमारे पास ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल जो सप्लाई करती हैं वहाँ पे उनके ऊपर एक्ट करती है जब नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, तो यहाँ पे अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो लेस अब्जॉर्प्शन होती है, और यहाँ पे भी जो ग्लैंड्स होते हैं वो लेस सिक्रीशन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी जो स्मूथ मसल्स होते हैं लाइक दिस, उसके ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हमने देखा था कि वो इनहिबिट करते हैं, जब वो इनहिबिट होगा तो मसल रिलैक्स होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस भी कम हो जाएगी। इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? आई थिंक इट्स सो इजी। अब उसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। सपोज कर लें कि दिस इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो ऐसे सर्कल कर रहा है, राइट। अब दिस इज आवर ब्यूटीफुल पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के ऊपर, पेंक्रियाज में क्या होता है, हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड बीटा सेल, राइट। बीटा सेल क्या करते हैं, ये करते हैं, बनाते हैं इंसुलिन को, राइट। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करती है, ये हमारे पास ग्लूकोज को स्टोर करने में हेल्प करती है, राइट। तो
चूंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है तो हमें ग्लूकोज एनर्जी की ज़रूरत है भागने के लिए या एक्शन करने के लिए। तो एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन क्या करेगा यहाँ पे बीटा सेल्स को इनहिबिट कर देगा, राइट। तो बीटा सेल्स को इनहिबिट करेगा, कौन से रिसेप्टर होंगे यहाँ पे, अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। सो यहाँ पे होंगे अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या करेंगे, अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या करते हैं, हमने देखा था कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में, राइट, ये इनहिबिट का काम करते हैं। कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी है कि अब यहाँ पे अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे इंसुलिन को, तो इंसुलिन जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगी, तो लेस इंसुलिन। क्लियर जी। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमारे पास ये जो ग्लूकोज होता है वो यहाँ पे आता है। सो दिस इज आवर, ओके, दिस इज आवर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है वो, दिस इज हेपेटोसाइट सेल्स, राइट। अब हेपेटोसाइट्स, अब ग्लूकोज जो है वो लीवर के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन। अब लीवर के अंदर गया, दिस इज आवर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, राइट। दिस प्रोसेस नंबर 1, ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। अब नंबर 1 को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ग्लाइकोजेनेसिस, क्लियर जी। उसके बाद ग्लूकोज जब तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, यानी ये ग्लूकोज जब प्रोसेस होता है ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और उसके बाद जब ये ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, यानी ये दोबारा ग्लूकोज बना, ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू अगेन ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस। So this is called glycogenolysis, right? अब ग्लाइकोजिनोलिसिस से क्या हुआ, अब जब हमारे पास लिवर के ऊपर क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्ट, जब एपिनेफ्रिन एक्ट करती है हेपेटोसाइट्स के ऊपर, तो यहाँ पे ये वाले ग्लाइकोजेनोलिसिस, ये यहाँ पे कौन से रिसेप्टर होते हैं हेपेटोसाइट्स के ऊपर, हेपेटोसाइट्स के ऊपर होते हैं बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो उससे क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी ये वाला ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि हमने देखा था मोस्ट ऑफ केसेस में कि यहाँ पे बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आएगा, वहाँ पे इनहिबिटेड होगा। लेकिन लीवर के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, वहाँ पे इसका हमने अदर फंक्शन देखे हैं तो ये इनहिबिट करता है यहाँ पे, लेकिन ये स्टिमुलेटरी है, राइट। अब यहाँ पे हमने एक, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिस इज आवर एडिपोसाइट्स। अब एडिपोसाइट जो हैं ये क्या करते हैं कि जब इनके ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, नॉरएपिनेफ्रिन जब एक्ट होती है, उसके नतीजे में क्या होता है, एडिपोलिसिस, राइट। दिस इज एडिपोसाइट्स, एडिपोलिसिस होती है जब लिसिस। एडिपोलिसिस में क्या होता है बेसिकली कि दिस इज आवर फैट सेल्स, राइट, दीज आर वैक्यूल। अब यहाँ पे होता है देयर इज 1 ग्लिसरॉल एंड इसके साथ होते हैं 3 फैटी एसिड, राइट।
इस 1 ग्लिसरॉल विथ 3 फैटी एसिड, हम इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, राइट। जब नॉरएपिनेफ्रिन इसके ऊपर आके एक्ट करती है तो ये ट्राइग्लिसराइड जो हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं। जब ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन होती है तो उससे क्या होगा, जब ट्राइग्लिसराइड जो हैं, ओके, जब ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेक डाउन हुई तो उससे क्या हुआ, हमारे पास एक तो ग्लिसरॉल और दूसरा फ्री फैटी एसिड, अब ये जो फ्री फैटी एसिड हैं ये क्या करते हैं, ये आते हैं सर्कुलेशन में, और सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ये आते हैं तो ये जाते हैं लीवर में, और लीवर में ये वाले फ्री फैटी एसिड जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेंसिस। तो अब ये वाले फ्री फैटी एसिड जो हैं ये कन्वर्ट होके इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आ गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेंसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेंसिस। इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? अब ग्लूकोनियोजेंसिस ये भी कहाँ होती है, हेपेटोसाइट्स में। इसके ऊपर भी कौन से नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट की, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से, जिससे ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस एक्टिवेट हुआ। तो इससे अब एक तो कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए हमारे पास आ रही है, ग्लूकोज आता है, और दूसरा ये नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, जो फ्री फैटी एसिड है ना, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए हमारे पास जो ग्लूकोज है। अब अगर ब्लड के अंदर देखें तो ब्लड के अंदर हमारे पास अब ग्लूकोज का लेवल हाई है, क्लियर जी। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई है और इंसुलिन का लेवल कम है, तो हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो इसलिए हमें ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है। अब हमने यहाँ पे देखा कि कहाँ कहाँ हमारे पास अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। जहाँ जहाँ अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, स्पेशली स्मूथ मसल्स के ऊपर, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होती है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, अगर मसल्स की बात करें, तो ये इनहिबिटेड होते हैं, जिससे लेस पेरिस्टालसिस होती है। हमने एडिपोसाइट्स की बात कर ली, राइट। अब एडिपोसाइट्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं? आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बीटा 3 रिसेप्टर्स इसके ऊपर होते हैं, बीटा 3 रिसेप्टर्स। बीटा 3 रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बीटा 1 की मॉडिफाइड फॉर्म को हम कहते हैं बीटा 3 रिसेप्टर्स। अब बीटा 3 रिसेप्टर जो हैं वो जब ये इसके ऊपर, दिस इज बीटा 3 रिसेप्टर, और उसके ऊपर आके एक्ट करती है एपिनेफ्रिन, क्लियर, जिसके नतीजे में ये एडिपोलाइसिस होती है, उसके ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं और उसके बाद लीवर में जाते हैं। लीवर फिर इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज। अब दिस इज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज को पैदा करना, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेंसिस, यानी न्यूजेंसिस, न्यू प्रोसेस से। अब उसके बाद अगर हम देखें, सीलियक गैंग्लिया को हमने डिटेल में देख लिया, और उसके बाद हमने सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया की बात करें तो यहाँ पे भी जितनी ब्लड वेसल्स होंगी वो उसके अब्जॉर्प्शन कम होगी ड्यू टू लेस, चूंकि इसके ऊपर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या करेगा? कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो लेस ब्लड आएगा तो लेस अब्जॉर्प्शन होगी। और यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होते हैं और जो सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, उनके ऊपर हमारे पास होता है लाइक ये वाले जो सेल हैं जो एस्टर रिलीज करते हैं और एंजाइम्स रिलीज करते हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर होता है अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, राइट। सेम यहाँ पे भी जो सिक्रीशन रिलीज करेंगे ग्लैंड्स वगैरह, उनके ऊपर कौन सा रिसेप्टर होगा? अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, राइट। अब हमने T1 से, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रन करता है T1 से L2 तक, और सम अथॉरिटी मेंशन करती हैं कि L3
बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस यू कैन रिमेंबर L2, T1 से L2 तक, राइट। हमने T1 से T9 तक बात कर ली है, अब बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेट्स हैव अ ब्रेक।